नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल HK नॉलेज एंड मोर पर। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण के बारे में जानकारी देना चाह रहा था। यह है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर को हिंदी में हम लोग कहते हैं दुग्धमापी। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे कि इसमें क्या मापते हैं, लैक्ट का या फिर मिल्क का। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या वज़न नापा जाता है, मापा जाता है, लीटर नापा जाता है, मिलीलीटर नापा जाता है, क्या नापा जाता है। तो मैं इस दुविधा को तुरंत ख़त्म करता हूँ। ठीक है, और मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो लैक्टोमीटर होता है, ये लैक्टोमीटर आर्किमिडीज प्रिंसिपल के आधार पर काम करता है, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पर बेस्ड है ये। ठीक है, ये जो लैक्टोमीटर है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पर बेस्ड है, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन इस पर बेस्ड है, अर्थात प्लवन सिद्धांत पर आधारित है या आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात लैक्टोमीटर की कि कैसे इस सिद्धांत पर काम करता है। इस सिद्धांत के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखा है। इस वीडियो से पहले अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसे मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो सीरीज़ मैं बता रहा हूँ ये एग्रीकल्चर साइंस बेस्ड है, कृषि विज्ञान के तत्व और गणित वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, इसके अलावा जो और उपकरण वगैरह की जानकारी रखना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। पैट वगैरह एग्ज़ाम में भी यहाँ से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको वीडियो की जानकारी हमेशा मिलते रहे, पहले वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। लैक्टोमीटर लैक्टोमीटर दूध का या मिल्क का रिलेटिव डेंसिटी ज्ञात करने की एक उपकरण है, आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने का एक उपकरण है। अगर हम आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कर लिए तो उसकी प्योरिटी भी ज्ञात कर सकते हैं, दूध की शुद्धता भी ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? अगर हम लोग रिलेटिव डेंसिटी ज्ञात कर लिए ना, उसकी शुद्धता, उसकी प्योरिटी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या ज्ञात कर सकते हैं? रिलेटिव डेंसिटी के बेस पे दूध की प्योरिटी भी ज्ञात कर सकते हैं, इससे प्योरिटी ऑफ मिल्क। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे, दूध की अपेक्षित घनत्व ज्ञात करके हम आसानी से दूध की शुद्धता का मापन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं आता हूँ लैक्टोमीटर की तरफ कि दिखता कैसा है लैक्टोमीटर, होता क्या है, संरचना कैसी होती है और किस तरह का कार्य करता है। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको स्ट्रक्चर उस उपकरण के स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ जिसका हेडिंग आज मैंने दिया है आपको, लैक्टोमीटर, जो चीज़ मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो शुरू करता हूँ मैं कि देखिए, ये जो लैक्टोमीटर होता है ये कांच की एक पतली बेलनाकार नली होती है। ठीक है, डायग्राम से आपको क्लियर करने जा रहा हूँ, डायग्राम पर ज़रूर गौर करिएगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का इमेज इसमें बनता है। ये हो गया कांच की बनी हुई एक नली, एक ट्यूब, कांच की नली, इस प्रकार की ट्यूब बनी हुई रहती है इसमें, ये पूरा ग्लास का बना हुआ रहता है। ठीक है, और कुछ इस प्रकार का इसमें बड़ा कैबिनेट जैसा, ये भी कांच का बना हुआ ही होगा, इस प्रकार का। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, ये इसके आखिरी तरफ, लास्ट तरफ एक बल्ब लगा होता है। ठीक है, क्या लगा होता है? एक बल्ब लगा होता है। इस बल्ब में मरकरी भरा होता है। ये हो गया आपका बल्ब। आकृति कई प्रकार की हो सकती है, अगर आप लोग नेट वगैरह में इमेज देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसा हमने पारा भर दिया, इतना क्या भरा हुआ है, इसमें मरकरी भरा हुआ है, पारा भरा हुआ है। ठीक है, कांच की एक नली है, लंबी नली होती है कांच की। ठीक है, इसमें नीचे की तरफ पारा भरा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया ट्यूब, इसको ऊपर से अपन पैक कर देते हैं। ये हो गया ट्यूब, कांच की एक नली। ठीक है, तो ये जो लैक्टोमीटर होता है, कांच की एक पतली बेलनाकार लंबी नली होती है।
ठीक है, अब मैं नाम देते जा रहा हूँ। कांच की एक पतली बेलनाकार नली, पहला स्ट्रक्चर है ग्लास ट्यूब, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल 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 बेलनाकार, लंबी, ठीक है, काफ़ी थिक होती है, पतली होती है, मतलब उसके नली का व्यास जो होता है काफ़ी कम होता है। इसका नाम हम देते हैं ए। ठीक है, तो ये जो ए है, ये वाला संरचना जो है, ये कांच की लंबी नली है, इसका नाम मैं देता हूँ ए। ठीक है, ये हो गया कांच की एक पतली बेलनाकार नली ए है। अब आगे स्ट्रक्चर में जाएं तो जिसके निचले सिरे पर एक चौड़ी बेलनाकार नली बी जुड़ी होती है, जिसके निचले सिरे पर एक चौड़ी बेलनाकार नली बी जुड़ी हुई है, तो ये हो गया आपका बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चौड़ी, ब्रॉड, ये भी सिलिंड्रिकल होती है, सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब होती है ये भी। ठीक है, इसका नाम दिया गया है बी। क्या नाम दिया गया है, बी। ये हो गया ए, ऊपर पतली नली और नीचे चौड़ी नली, ये हो गया बी। क्लियर है आपको समझने के लिए। अब नली बी का आयतन ज्ञात कैसे करेंगे। नली बी का जो आयतन होगा, अधिक होने से दूध पर ये तैर सकता है। देखो, इसका आयतन कम है, इसका आयतन ज़्यादा है, आयतन ज़्यादा होने की वजह से ये दूध पर आसानी से फ्लोट कर लेगा, तैर लेगा। अब नली जो है बी, इसके निचले सिरे पर एक बल्ब लगा होता है सी। ठीक है, तीसरा स्ट्रक्चर है, नली के निचले सिरे पर एक बल्ब होता है, अब बल्ब, अब बॉटम साइड, सबसे निचले हिस्से पर क्या लगा रहता है, एक बल्ब लगा रहता है, और इस बल्ब में पारे या शीशे के छर्रे भरे होते हैं। किसके छर्रे भरे होते हैं, पारे, मरकरी, पारा या शीशे के छर्रे भरे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या भरा हुआ है, मरकरी या मरकरी, पारा या शीशे के छर्रे भरे हुए हैं। क्लियर है, ये हो गया सिंपल सा स्ट्रक्चर, बहुत सरल सा स्ट्रक्चर। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रोमीटर को संरचना बनावट अलग अलग हो सकती है, किसी में पूरा ट्यूब नली एक समान बनी रहती है, हल्का सा ब्रॉड फैला हुआ रहेगा यहाँ पर, और ये इसका शेप साइज अलग अलग डिफरेंट किस्म का रहता है। तो यहाँ पर एक मार्किंग रहता है, मार्किंग कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, इसमें इस प्रकार की मार्किंग बनी हुई रहती है। ठीक है, सबसे नीचे वाली जो मार्किंग होती है, यहाँ पर अंकित रहता है एम। ये जो एम होता है, ये प्योर मिल्क के लिए होता है। किसके लिए होता है, प्योर मिल्क के लिए होता है। कहने का मतलब, जब हम इस उपकरण को दूध में डुबाते हैं, तो अगर यहाँ तक, इस चिन्ह तक डूबता है, तो जान लीजिए और शुद्ध दूध है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार से ऐसा और चिन्ह बने होते हैं। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस प्रकार से चिन्ह बने हुए रहते हैं। क्लियर है, ये यहाँ तक अगर डूबता है 10% तक, मतलब समझ लीजिए 10% वाटर है। यहाँ तक डूबता है तो समझ लीजिए 20% वाटर है। यहाँ तक 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% एंड देन 100% हो गया। का मतलब होगा, ये है जो 100% है, ये वाटर को दर्शाएगा, पूरा का पूरा प्योर वाटर बोलेंगे इसको, प्योर वाटर। ठीक है, शुद्ध। अब जल में अगर हम इस उपकरण को डुबाते हैं तो पूरा यहाँ तक डूब जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया शुद्ध वाटर। ठीक है, तो ये मैं ऐसा पैक कर देता हूँ इसको। यहाँ तक अगर आ गया तो जान लीजिए उसमें दूध नहीं बल्कि पानी है। पानी में डुबोते हैं ये उस उपकरण को, तो ये उपकरण यहाँ तक डूबेगा। कहाँ तक डूबेगा, यह 100% तक डूबेगा। ठीक है, ये हो गया सिंपल से स्ट्रक्चर, ये हो गया इसका पैमाना या मेजरमेंट। अब बात करते हैं कि काम कैसे करता है, मैकेनिज्म। ये कार्य कैसे करती है, क्रियाविधि। देखिए, जब बल्ब सी के भारी होने से दुग्धमापी तैरता है, जब हम इसको दूध में डालते हैं तो इसके भारी होने के कारण मिल्क पर या पानी पर यह तैरेगा।
ठीक है, ये भारी है बल्ब, क्योंकि इसमें पारा या शीशे के छर्रे भरे हुए हैं, इसलिए क्या होगा, ये आसानी से मतलब डूबेगा लेकिन ये तैर लेगा। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए ये तैरेगा। ठीक है, पतली लंबी नली पर शुद्ध पानी के लिए W, जैसे मैंने बताया शुद्ध पानी के लिए W, यहाँ पर एक ये W बस लिखा रहता है ऐसा, तो ठीक है। और ये इसका मतलब होता है मिल्क, W वाटर, M मिल्क दूध। ठीक है, पतली लंबी नली पर शुद्ध पानी के लिए W और शुद्ध दूध के लिए M अंकित है। आप देख सकते हैं शुद्ध दूध में दुग्धमापी M तक डूबता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको। अब बात आती है, अब उस दूध में जिसमें हम ये लैक्टोमीटर डाल रहे हैं, डुबा रहे हैं, उसकी रिलेटिव डेंसिटी ज्ञात करने के लिए, उसमें अगर हम पानी मिलाते जाते हैं तो ये लैक्टोमीटर है क्रमशः ऊपर डूबते जाता है, डूबते जाता है, डूबते जाता है, डूबते जाता है। ठीक है ना, जैसे जैसे दूध पतला होता जाता है मतलब पानी की मात्रा उसमें बढ़ते जाती है। ठीक है, अगर दुग्धमापी दूध में अधिक डूब गया तो जान लीजिए कि उसमें पानी की अधिक मात्रा है। ठीक है, शुद्ध पानी में दुग्धमापी हमेशा W चिन्ह तक डूबता है, ये तो आपको पहले से मैं कह चुका हूँ। ठीक है, अगर उसमें दूध की मात्रा है तो कुछ इस प्रकार का बताएगा, अगर यहाँ तक डूबता है इस चिन्ह तक 10% तक, समझ लीजिए उसमें 10% पानी है। ठीक है, इसमें फिर ऐसा कम से बढ़ते क्रम में अगर डूबते गया तो इससे आप ऐसा पहचान सकते हैं। क्लियर है। दुग्धमापी में शुद्ध दूध और पानी के चिन्ह के बीच की दूरी को हम 10 भागों में बांटते हैं। दुग्धमापी और पानी के बीच के चिन्ह को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 10 पार्ट्स में बांटा गया है, याद रखिए 10 भाग में बांटा गया है। देख सकते हैं आप 10 भाग में बांटा गया, और हर भाग पर दूध में मिलाए गए पानी का प्रतिशत लिखा हुआ है। हर भाग पर दूध में मिलाए हुए पानी का प्रतिशत लिखा रहता है। ठीक है, किसी किसी दुग्धमापी में शुद्ध दूध और शुद्ध पानी के चिन्हों के बीच की दूरी को 4 भागों में बांट देते हैं, लेकिन मेज़रमेंट करना वहाँ पर थोड़ा सा कठिन हो जाता है, मापन करना कठिन हो जाता है, क्योंकि केवल 4 भागों में बटा है। फिर भी अगर आपको रेशियो समझ में आता है 4 भाग में, तो आप उस लैक्टोमीटर से भी आसानी से दूध की शुद्धता ज्ञात कर सकते हैं, दूध का घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। तो मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हम इसको मिल्क में डुबाते हैं। अभी जैसा मैंने कहा मिल्क में डुबाते हैं तो बल्ब भारी होने के कारण पहले तो डूबता है, लेकिन बल्ब होने के कारण ये तैरना शुरू कर देता है। ठीक है, तैरते तैरते धीरे से अगर M चिन्ह तक ये डूबता है तो समझ लीजिए शुद्ध दूध है। अगर दूध पतला होता जाता है, दूध पतला होता जाता है का मतलब उसमें पानी की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, तो ये जो ट्यूब है, ये नलिका है, ये धीरे धीरे करके अंदर की तरफ डूबते जाती है। ये चिन्ह के पास बढ़ते जाती समझ लीजिए यहाँ तक अगर डूब गया 90% तक डूब गया, समझ लीजिए केवल 10% उसमें मिल्क है और बाकी पूरा का पूरा वाटर है, ऐसा समझ लीजिए। 100% यहाँ तक डूबता है तो ऑलरेडी W चिन्ह बना हुआ है, मतलब समझ लीजिए प्योर वाटर है। ठीक है, इस प्रकार से आप दूध की अपेक्षित घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया सिंपल सा मैकेनिज्म, आप समझ गए होंगे कि कैसे इसमें ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि यदि हम कंडीशंस इसमें ये आता है, यदि हम दूध से क्रीम को निकाल दें, ठीक है, यदि शुद्ध दूध में से हम क्रीम को निकाल दें तो क्रीम निकले दूध का घनत्व शुद्ध दूध के घनत्व के अपेक्षा अधिक हो जाता है। अगर हम दूध से क्रीम निकाल लेते हैं तो उसका घनत्व शुद्ध दूध के घनत्व की अपेक्षा अधिक हो जाता है। याद रखिए, अगर हमने दूध से क्रीम निकाल लिया पहले ही, तो क्रीम जब निकाल लेते हैं तो उस दूध का घनत्व साधारण दूध की अपेक्षा ज़्यादा हो जाती है। कारण ये है कि क्रीम का अपेक्षित घनत्व दूध की अपेक्षा कम होती है। क्लियर है ना। अगर हम यहाँ से क्रीम निकाल लिए, एक्सट्रैक्ट क्रीम इनटू मिल्क, जब हम क्रीम को निकाल लेते हैं तो दूध का जो अपेक्षित घनत्व है, देन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क will be lower or minimum। ठीक है, काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हमने दूध को सॉरी हाई हो जाएगा जी, हाई हो जाएगा, हाई अत्यधिक हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि जो क्रीम का डेंसिटी है, क्रीम का जो डेंसिटी है ये कम होता है मिल्क की डेंसिटी से। ठीक है, डेंसिटी ऑफ क्रीम, डेंसिटी ऑफ क्रीम कम होता है डेंसिटी ऑफ मिल्क से।
ये याद रखेंगे। मतलब हमने क्रीम निकाल लिया वहाँ से, तो दूध का जो अपेक्षित घनत्व है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने जो घनत्व को कम करता है उसको हमने निकाल लिया। अब यदि हम क्रीम निकले दूध में उचित मात्रा में पानी मिला दिया जाए, देखो ये कंडीशन है, यदि हम क्रीम को निकाल लें फिर उसमें उचित मात्रा में पानी मिला दें तो उस दूध का घनत्व शुद्ध दूध के समान हो जाता है। देखिए थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको। यदि हमने क्रीम निकाला, क्रीम निकालते ही उसका घनत्व क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, क्योंकि क्रीम का अपेक्षित घनत्व दूध की अपेक्षा कम होता है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, हम उसमें धीरे धीरे करके पानी मिलाते जाते हैं, और इतनी पानी मिलाते हैं, इतनी पानी की मात्रा मिलाते हैं कि शुद्ध दूध का जो घनत्व है, मतलब दूध का घनत्व है, शुद्ध दूध के समान हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो लैक्टोमीटर होता है दूध की शुद्धता को जांचने में असमर्थ हो जाता है। समझ रहे हो ना। अगर हमने पानी मिला दिया, मिल के निकालने के बाद में, पानी मिलाने के बाद में ऑलरेडी इसका घनत्व बढ़ जाएगा, शुद्ध दूध के समान हो जाएगा। मतलब ये लैक्टोमीटर सही तरीके से दूध की शुद्धता ज्ञात करने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए दूध की शुद्धता की जांच के लिए हमेशा रासायनिक विधि द्वारा, केमिकली मेथड के द्वारा क्रीम का परसेंट ज्ञात करके की जाती है। याद रखना, इसमें सिर्फ घनत्व ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर प्योरिटी ऑफ मिल्क ज्ञात करना है आपको, तो उसके लिए क्या करेंगे, केमिकल मेथड के द्वारा आप ज्ञात करेंगे। केमिकल मेथड याद रखेंगे, रासायनिक विधि के द्वारा क्रीम का प्रतिशत ज्ञात करके, परसेंट ऑफ क्रीम, ये ज्ञात करके आप दूध की प्योरिटी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब ये जो उपकरण है, ये उपकरण नहीं बताएगा कि वो दूध शुद्ध है या नहीं। क्लियर है, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं उस ओर जाता हूँ। मैंने कहा था शुरू में कि ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पर काम करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ये काम करता है। तो सिंपल है, जब हम किसी वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो क्या होता है, वस्तु अपने भार के बराबर पानी हटाने का प्रयास करती है, मतलब जल का आयतन बढ़ता है, तो इसमें भी जल का आयतन बढ़ता है और ऊपर आता है। तो हो गया है ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल के आधार पर काम करने वाला ये उपकरण। तो याद रखेंगे, लैक्टोमीटर या दुग्ध मापी का उपयोग अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए की जाती है। अगर हमको अपेक्षित घनत्व पता चल गया है तो हम दूध की शुद्धता भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आपको ये क्लियर मैं बताना चाहूँगा, और आपके बुक में भी लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि ये लैक्टोमीटर दूध की प्योरिटी ज्ञात करने में सक्षम नहीं है। सक्षम इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हमने वहाँ से क्रीम को निकाल लिया, भाई क्रीम काफ़ी उपयोगी होता है, क्रीम को हमने निकाल लिया और उसके बाद उसमें पानी मिला दिया, पानी मिक्सअप कर दिया, तो पानी मिक्सअप करने के बाद में उसकी सांद्रता, उसका घनत्व उतना ही हो गया जितना शुद्ध दूध का था। मतलब इसमें शुद्धता हम ज्ञात नहीं कर सकते, सिर्फ आप अपेक्षित घनत्व तो कुछ हद तक ज्ञात कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अपेक्षित घनत्व ज्ञात कर सकते हो आप, मोटे हिसाब में आप थोड़ी सी शुद्धता भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन क्लियरली शुद्धता इससे ज्ञात नहीं होगी। उसके लिए आपको केमिकल मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब रासायनिक विधि के द्वारा क्रीम का परसेंट ज्ञात करके आप आसानी से इसमें दूध की शुद्धता ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें समझ में आई होंगी आपको, लैक्टोमीटर के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना है आपको, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।